पक्ष है परीक्षा की दृष्टि से भी। और कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर अगर जैसे आपसे हम पिछली बार आप इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह देख चुके थे, तो मेन बिजनेस को परचेज करके उसको रन करना, उसको आगे बढ़ाने के अंदर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पहली एंट्री हम देखी, हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने ले लिया है और डिफरेंस को हमने वेंडर अकाउंट में दे दिया। कई बार इसे बिजनेस परचेज के नाम से भी दिखाया जाता है। अगर वेंडर को आप दर्शाना नहीं चाहते हैं तो वेंडर की जगह बिजनेस परचेज अकाउंट लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि 10 लाख में से 3 लाख की लाइबिलिटी करने में 7 लाख रुपए अब वेंडर को देने हैं। तो किस रूप में दिए जाने हैं उसको मैं एक बार फिर आपको संक्षेप में दिखाता हूं कि वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी एंट्री है। अब उसको वेंडर को आपको भुगतान करना है, तो ये तो क्रय की प्रविष्टि हो गई। और ये जो दूसरी प्रविष्टि हम देखने जा रहे हैं वो है भुगतान की प्रविष्टि। अब ये भुगतान की प्रविष्टि किस तरह से की जाएगी? अगर आप उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं या बैंक में पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक के द्वारा पेमेंट कर देंगे, चेक आपने काट के दिया है तो। और अगर कंपनी परचेज कर रही है और वेंडर को अपने कुछ शेयर्स दे रही है तो हम दे देंगे यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल। जितना नकद दिया जाए वो बैंक में चेक दिया जाए बैंक में लिखा जाएगा। और जितनी अमाउंट अगर शेयर्स के रूप में दी जा रही है तो चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो तो इक्विटी शेयर लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर्स लिख देंगे। और डिबेंचर भी दिया जाएगा तो एक एंट्री और लिख देंगे 2 डिबेंचर्स। यहाँ ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर वो प्रीमियम के ऊपर होगा तो प्रीमियम क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। और शेयर डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे। ये 2 एंट्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक को समझने में कि व्यवसाय का क्रय कैसे किया जाता है और उसकी प्रविष्टि किस तरह से की जाती है। तो एक बार फिर मैं आपके सामने विशद रूप से ये लिखना चाहूंगा कि दूसरी एंट्री जो है वो पेमेंट की एंट्री है। पेमेंट की एंट्री के अंदर हम किस तरह से करेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल whether it is equity or whether it is preference, and 2 debentures if they are to be paid to the vendor in consideration. So there are 2 entries. This was for purchase and this is for so dear students, इसमें आपको 2 एंट्री याद करनी है और अपनी कॉपी में इसको अच्छे से लिख लेना है। ये दोनों एंट्री अगर याद हो गई तो फिर मैं अगली बार बताऊंगा आपको और थोड़ा विस्तृत से कि क्रय प्रतिफल का भुगतान, ये क्रय प्रतिफल की गणना जो की जाएगी ये किस प्रकार से की जाएगी, ताकि हम क्रय प्रतिफल के विधियों का वर्णन कर सकें। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के विषय के अंदर आज हम देखेंगे व्यवसाय का क्रय, एक बिजनेस को कैसे क्रय किया जाता है, इसकी बातों के ऊपर, इसकी अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर और इसके पूरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर आज हम विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, जैसा आपको पता है कि व्यापार से तात्पर्य उन संपत्तियों और दायित्वों से होता है जो एक व्यवसाय के अंदर निहित होती है। व्यवसाय को अगर आंकिक रूप से अगर दिखाया जाए तो वो उसके चिट्ठे से प्रदर्शित होता है। चिट्ठे के अंदर हम देख सकते हैं कि सारी जो भी लायबिलिटीज हैं और जो सारी एसेट्स हैं ये एक बिजनेस की नेटवर्थ का परिचायक होती है। जब भी सभी बिजनेस की संपत्तियों में से उसके दायित्वों को, बाहरी दायित्वों को अगर घटा दिया जाता है तो वो उस बिजनेस की शुद्ध पूंजी को दर्शाती है। जैसे हम यहां देख सकते हैं कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, कंपनी के पास करंट एसेट्स हो सकती है। ये सभी चीजें कंपनी की टोटल एसेट्स को दर्शाती है। दायित्व के पक्ष के अंदर अगर हम देखें तो दायित्व के अंदर हमें पता चलेगा कि एक बिजनेस को क्या देना होता है। दायित्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पूंजी लगी है एक दिन वो पूंजी वापस लौटानी पड़ेगी, तो बिजनेस की दृष्टि से ये उसके दायित्व में सम्मिलित होती है। तो यहाँ बिजनेस के अंदर हो सकता है इसकी कैपिटल हो और इसके रिजर्व्स हों
और इसकी लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, बोरिंग्स हो सकती है, और अदर करंट लाइबिलिटीज हो सकती है। तो ये पक्ष इसकी टोटल लाइबिलिटी को दर्शाता है। व्यवहार में अगर देखा जाए तो ये आंतरिक पूंजी होती है और ये सारी बाहरी पूंजी होती है। ये इंटरनल कैपिटल को दर्शाती है, ये एक्सटर्नल कैपिटल को दर्शाती है, बाहरी स्रोतों से प्राप्त पूंजी। तो यहां हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स होने के नाते पता करना पड़ेगा कि इसको कई नामों से पुकारा जाता है, जो छोटे एडिशन और डिलीशन के कारण से। एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज बाहर की घटा दी जाए तो उसको इंटरनल वर्थ बोलते हैं, नेट वर्थ बोलते हैं, नेट एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स नेट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विल बी नेट एसेट्स। तो इसको हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं, इसे हम नेट वर्थ भी बोल सकते हैं, और हम इसे प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं अगर इसके अंदर एक्सक्लूसिवली मालिकों के फंड ही शामिल हों। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये कई प्रकार से पुकारा जाता है। तो ये बिजनेस की नेटवर्थ होती है, और आने वाले समय हम देखेंगे कि व्यवसाय को क्रय करते समय उसका क्रय प्रतिफल निकालने में इस स्ट्रक्चर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो हम आज ये देखना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी चलते हुए व्यवसाय को अगर परचेज करता है तो हम देखेंगे कि उसके अंदर उसकी संपत्तियां होंगी और उसके दायित्व होंगे। कुछ लोगों से लेना होगा, कुछ लोगों को देना होगा। तो इसके अंतर के द्वारा हम पता लगाएंगे कि कंपनी की नेटवर्थ क्या है, उसके आधार पर व्यवसाय का क्रय किया जाएगा। किसी भी चलते हुए चालू व्यापार को क्रय करते समय क्रेता जो है उसकी नेट एसेट्स को पता लगाता है। तो इसके संदर्भ में हम ये देखेंगे कि क्रेता की पुस्तकों में क्या प्रविष्टियां की जाती है। जैसा कि आपको पता है संपत्तियों का बैलेंसेस डेबिट होता है, तो हम इसमें लिख देंगे ऑल एसेट्स टेकन। या जो संपत्तियां ली जा रही है, जो नहीं ली जा रही है उनको डेबिट नहीं किया जाएगा। ऑल एसेट्स टेकन डेबिट। अब ऑल एसेट्स में क्या आ सकती है, उसकी लैंड हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, इसका प्लांट हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है, टूल्स एंड जिग हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, और इसकी करंट एसेट्स भी ली जा सकती है। इसके अंदर इसके डेटर्स हो सकते हैं, इसके एडवांसेस हो सकते हैं, इसके बिल्स रिसीवेबल्स हो सकते हैं। What I mean to clarify here is that any kind of asset which has been taken by the purchaser will be debited here in the books of purchaser. All the assets will be debited. यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि यदि ये पुस्तक मूल्य के ऊपर लिए गए हैं तो पुस्तक मूल्य क्या दर्शाया जाएगा, और अगर एग्रीमेंट ऐसा होता है कि इनको बुक वैल्यू पर नहीं लेकर के मार्केट वैल्यू पे लिया जाएगा, तो जिस मूल्य के ऊपर ये लिए गए हैं उस मूल्य के ऊपर इनकी प्रविष्टि की जाएगी। जिस मूल्य पर क्रय किए जाए एग्रीड अमाउंट और परचेज वैल्यू। तो ये हमने देखा कि अभी तक डेबिट पार्ट हुआ एंट्री का, क्रेडिट पार्ट नहीं हो पाया। तो इसके अंदर से हम दूसरी एंट्री लिखेंगे टू ऑल लाइबिलिटीज। यहां पे भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सभी लाइबिलिटीज नहीं जो उन्होंने ली हैं, तो लाइबिलिटीज टेकन। सो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज, ये एंट्री होगी। ब्रीफ के अंदर इसे कर सकते हैं एसेट्स टू ऑल लाइबिलिटीज। अब यहां पे हमें इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि एसेट्स ज्यादा की लिए होगी। मान लो एसेट्स ली गई 10 लाख की और लाइबिलिटी ली गई 2 लाख की, तो ये दोनों पक्ष जो है संतुलित नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि ये जो डिफरेंस होगा उसका क्रय प्रतिफल कहलाएगा। क्रेता को उसको अतिरिक्त रूप से देना पड़ेगा, और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि जो वेंडर है उसको हमको देना पड़ेगा, वेंडर ऑफ द बिजनेस।
वेंडर्स अकाउंट। ये संक्षिप्त रूप है जो मैं आपके सामने मैंने दर्शाया है इसी एंट्री का। तो हम यह देखेंगे कि एसेट्स में से ली गई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या क्या हो सकते हैं, उसने क्रेडिटर्स लिए हो सकते हैं, उसने उसके बिल्स पेबल्स लिए हो सकते हैं, उसको ओवरड्राफ्ट लिया हो सकता है। So all the liabilities which have been taken by the purchaser will be credited and the difference will be paid by the purchaser to the vendor. So the name of the vendor will be written here to vendor's account. और ये राशि आएगी क्रय प्रतिफल से। अगर हम इसे न्यूमेरिकली देखना चाहें तो मान के चलेंगे 10 लाख रुपए की अगर आपने संपत्तियां ली है और 3 लाख रुपए के अगर आपने दायित्व लिए हैं, तो इसका मतलब 10 - 3 बराबर 7 लाख रुपए आपका क्रय प्रतिफल हुआ। तो ये पहली एंट्री बिजनेस परचेज की हो गई।